गुड मॉर्निंग बच्चों। सारा कुछ पूछ करके अब गुड मॉर्निंग कर रहे हो, क्या करें। ठीक है ना, रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। वैसे मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं वाकई में मन से निभा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, जैसा कि रिकॉर्डिंग से पहले हम रिवीजन कर ही चुके हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपको एक बार हेडिंग जरूर बुलवाऊंगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि टॉपिक ठीक ठाक है, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कवरेज भी रहती है, और अगर ये माइंड में नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगी, और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख ही रहे हो सामने कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव वो होते हैं जिनको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। और बहुत कट शॉर्ट में अगर बात करूं तो अरे ओ पीपी काय को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। नमन भैया इतनी बड़ी कहानी आपने बता दी, आप हमें बताओ कट शॉर्ट में इसमें से भी क्या बाहर निकल सकता है। छोड़ जान दो, मन में लेके आना। पीपी बीपी पीएसआर, पीपी बीपी पीएसआर, पीपी बीपी पीएसआर, खत्म। ये मॉनेटरी इंसेंटिव खत्म। पी स्टैंड फॉर पे एंड अलाउंसेस, वेरी गुड। अगेन पी स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। नेक्स्ट बी स्टैंड फॉर बोनस। अगेन पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग है कि पहले पर्क्स है? प्रॉफिट शेयरिंग है। पीपी बीपी पीएसआर, पी स्टैंड फॉर परक्विजिट्स, ठीक है ना। परक्विजिट्स क्या होती है? फैसिलिटीज होती है, यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी की जेब से पैसा नहीं जाता। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप। भैया एमटी के अकॉर्डिंग तो ऐसे उसमें, हाँ बेटा, को पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज के पर्पज से भी और एग्जामिनेशन के पर्पज से भी। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आज के टाइम पे कोई कंपनी को ज्वाइन करते हो, खासकर आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में रहता क्या है कि एम्प्लॉइज बड़ी जल्दी जल्दी क्या करते हैं? स्विच करते हैं, ठीक है ना। अभी आज इन्फी में है ना, तो बहुत जल्दी से सोचेंगे कि इस जॉब को क्या करें, हम ऐसे चेंज करें, है ना। तो इन्फी वाले विप्रो में जा रहे हैं, विप्रो वाले एसेंचर में आ रहे हैं, एसेंचर वाले कैपजेमिनी में जा रहे हैं, ठीक है ना। और कोई उसमें जा रहा है, टीसीएस में जा रहा है। तो ऐसे बड़ी जल्दी 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 क्या कर रहे हैं लोग? जॉब स्विच कर रहे हैं। इससे क्या होता है? कंपनी को प्रॉब्लम आती है। आप बता सकते हो मेरे को कैसी प्रॉब्लम आएगी कंपनी को? एक तो स्टाफिंग की कॉस्ट आएगी। दूसरा दूसरा दिक्कत ये होगी कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा? इंक्रीज होएगा, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ बोल दो। जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी बात बेटा? वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जो पुराने, हाँ वेरी गुड, उनकी ट्रेनिंग में बहुत हमने क्या लगाया होगा? खर्चा लगाया होगा, वो जाएगा जेब से, वो कॉस्ट में भी आ जाएगा, कॉस्ट में भी कंसिडर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात ये है कि आपका एक बंदा जो आपने बहुत अच्छा हायर किया था, उसे आप रोक नहीं पाए, और स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या रह जाएगी? अधूरी। बिकॉज स्टाफिंग का मीनिंग जस्ट हायर नहीं करना होता है, हमें अपनी वर्कफोर्स को रिटेन भी करना होता है। क्या भी करना होता है? रिटेन करना होता है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो मेंटेन करना होता है। हम हायर तो कर पाए अच्छे बंदे को, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाए, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। अब पुराना बंदा भी आकर के अच्छे से सेटल नहीं हुआ, ठीक है ना, या ऐसा मानो कि अभी सेटल हुआ ही था, अभी हमें उसको हम लिवरेज करने वाले थे, उससे फायदा जनरेट करने वाले थे, बिकॉज उसे सारी चीजें सिखाई, उसे हमारे वर्किंग स्टाइल का पता चला। जब तक सारी चीजें सेटल डाउन हुई तब तक वो निकल लिया। अब यही कार्यक्रम किसके साथ करेंगे? उसका भी क्या भरोसा, उसने भी हिस्ट्री रिपीट कर दी तो हम तो इसी काम में लगे रहेंगे ना, गोल 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 गोल, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी पहले से अनाउंस करती है। बड़ी बड़ी कंपनी में तो स्टार्टिंग से ही होता है, जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, है ना, टीसीएस में आप चले जाओगे, और बाकी कंपनीज में भी होता है। कुछ एम्प्लॉयज को बाद में भी मिलती है, जब वो कुछ टाइम सर्व कर लेते हैं, उन्हें उस टाइम पे रोकने के लिए। होता क्या नमन भैया, इसकी जरूरत क्या है? अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, ना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। नहीं नहीं नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो एम्प्लॉय को रोकने के लिए कुछ तो लालच दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर तो कंपनी वैसा भी करती है ना कि कंपनी बॉन्ड साइन करा लेती है एम्प्लॉय से, 1 साल का या 2 साल का। जैसे आप उसमें जाओगे आप, विप्रो में नॉर्मली जो बंदा एंट्री लेवल पे होता है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता है, तो विप्रो में 5 साल का बॉन्ड होता है, काफी लंबा टाइम है ना। जबकि इन्फी में क्या होता है? इन्फोसिस में 1 साल का बॉन्ड होता है, ठीक है।
तो नमन भैया ऐसा जरूरत क्या है इसकी? हालांकि हमें पता नहीं अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब कोई कंपनी बॉन्ड कर सकती है अपने एम्प्लॉय के साथ, उसके पहले वो छोड़ के नहीं जा सकता। अदरवाइज कंपनी उसको क्या करेगी, उससे कंपनसेशन क्या करेगी, डिमांड करेगी, कुछ सैलरी वगैरह रोक के चलेगी या नहीं देगी, इस तरह का कुछ क्या होता है, प्रोविजंस होते हैं। हालांकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है कि बॉन्ड हो सकता है, उससे पहले छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन, नहीं देना पड़ेगा, वो एक जस्ट बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। खैर, जब कंपनी क्या कर सकती है, बॉन्ड कर सकती है, ठीक है ना, किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? हालांकि हमें नहीं पता ये है क्या। बेटा क्या है कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ये क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब कंपनी बॉन्ड करती है किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, बॉन्ड साइन कराती है उससे, तो उसमें एक टाइप की बाउंडेशन रहती है। क्या रहती है? बाउंडेशन। एम्प्लॉय को लगता है यार एक साल तो रुकना ही पड़ेगा कम से कम। हाँ, वो मतलब मन वाली बात नहीं आती कि अगर मैं यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो पाया ना तो मैं निकल लूंगा इधर से। वो मन वाली बात नहीं, वो जबरदस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? जबरदस्ती हो जाती है। जिसका जो सेटल डाउन हो गया उस कंपनी में, उसके लिए तो एक साल भी कुछ नहीं है। वो तो हंसी खुशी से निकाल ही लेगा ना उधर वो अपना टाइम। लेकिन जिसका मन नहीं लगा, जिसका कल्चर उसके जैसा नहीं रहा कंपनी का, कि जैसा वो चाहता था, वर्किंग स्टाइल या उसको मैनेजर अच्छा नहीं मिला, उसके लिए तो पल पल वो सजा हो जाएगी ना। ठीक है ना, तो वैसा। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अब सुनो ये कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, ये मैंने अभी तक भूमिका बनाई। इस चीज को भी क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए दूसरा ऑप्शन है जहां पे एम्प्लॉय अपने मन से रुकेगा। हमें अपने एम्प्लॉय को रोक के चलना है, तो आज हम अनाउंस कर देते हैं उसको स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ई सॉप्स। क्या बोलते हैं? ई सॉप्स। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ई सॉप्स। ठीक है, ये होता है बच्चों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स सारे बच्चों को पता होना चाहिए। आप बिजनेस स्टडीज के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, तो जो शेयर्स वगैरह होते हैं, जो शेयर्स होते हैं उन्हें सिक्योरिटीज भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब फाइनेंस की लैंग्वेज में। नॉर्मल भी नहीं बोलना चाहिए उनको, फाइनेंस की लैंग्वेज में सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज, है ना। उसे स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। कि जैसे वैसे बोलते हैं, आपने सुना होगा कि कोई बंदा अगर ट्रेडिंग करता है कि मेरे पास इस कंपनी का स्टॉक है, मेरे पास उस कंपनी के, मेरे पास टीसीएस के इतने स्टॉक है, मेरे पास रिलायंस के इतने स्टॉक है, मेरे पास रिलायंस पावर के इतने स्टॉक है ना। तो शेयर्स को कह रहे हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ना अनाउंस करती है ई सॉप्स, कि जो बंदा, लेट सपोज, एक टर्म सुन लो पहले, इसको समझने से पहले। एक होती है वेस्टिंग कंडीशन। क्या होती है? वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको जो भी कंपनी उसमें बोलेगी, लेट सपोज कंपनी ने बोला कि आपको 5 साल तक रुक के रहना पड़ेगा, बॉन्ड नहीं किया। बॉन्ड होता है एक टाइप का बाउंडेशन हो जाती है कि भाई अब तो रुकना ही पड़ेगा। कंपनी ने बोला कि देखो भाई, अगर आप 5 साल तक क्या करते हो, रुकते हो हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके दूसरे तीसरे चौथे एग्जांपल और भी दूंगा मैं, कि अगर वो रोकने वाले, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी उसे रोक के रखना है हमें। ठीक है ना, कि अगर आप हमारी कंपनी के अंदर 5 साल तक रुकोगे, तो आज हम आपको अनाउंस कर रहे हैं कि आपको हमारी कंपनी के 1,000 शेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? एक मिलेंगे तभी जब 5 साल तक हमारी कंपनी को आप क्या करोगे, सर्व करोगे। जरूरी नहीं है 5 साल ही हो सकता है, किसी कंपनी में 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और बहुत दरिया दिली कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा है, फंड्स बहुत ज्यादा है ना, वो विदाउट वेस्टिंग कंडीशन के भी दे सकती है। विदाउट वेस्टिंग कंडीशन का मतलब है इमीडिएटली, आज तुमने ज्वाइन किया तो आज ही तुम्हें क्या कर देगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। ऐसी भी होती है कंपनी, ठीक है ना। लेकिन ये कंपनी थोड़ा रिच कंपनी होती है। आमतौर पर क्या होता है, जनरली वेस्टिंग कंडीशन होती है। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब है कि आप 1 साल हमारे यहाँ पे रुक के जाओगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा। ठीक है ना। अब इसमें भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये रहता है कि आज के टाइम पे हमारी कंपनी का, लेट सपोज, शेयर का प्राइस है कितना, 1,000। कितना है? एक। आने वाले 5 सालों में प्रॉफिट कमाएंगे। और बहुत जनरल बता रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि मार्केट प्राइस शेयर का कैसे मूव करता है। बस जस्ट इतना बता रहा हूँ कि कंपनी को प्रॉफिट आएगा ना, भाई 5 सालों में प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, तो कंपनी का शेयर प्राइस क्या करेगा, है ना, अपवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। सिंपल। अब थोड़ा इसे ऐसे नॉर्मली समझ के चलना,
बाकी बहुत डिटेल में तो हम पार्ट बी में कवर करेंगे कि शेयर का जो प्राइस होता है वो कैसे अपवर्ड ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है ना, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रॉफिट आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनी के शेयर का प्राइस एमपीएस, एमपीएस बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है ना, वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। और जब हमारा एमपीएस इंक्रीज होएगा, आज 1000 का है, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये 5 साल के अंदर अंदर हमारे शेयर का प्राइस 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आज कितने का है प्राइस, 1000 का है, कितने का है, हम अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे को ई सॉप्स दे रहे हैं और उसका एक्सरसाइज प्राइस होगा 800 रुपये। कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारी एक्सपेक्टेशन है, वेस्टिंग कंडीशन लगाई हमने 5 साल की, कितने की लगाई, 5 साल की, कि अब ये पूरा समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप, आज हम आपको अनाउंस कर दे रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर आप 5 साल की कंडीशन है, 5 साल तक अगर आप क्या करते हो, हमारे यहाँ पे रुक के रहते हो, तो आपको ये मिलेंगे और एक्सरसाइज प्राइस होगा कितना, 800 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है कि आपको ये 800 रुपए में खरीदने मिलेगा, आपको ये 800 रुपए में खरीदने में। एम्प्लॉय को लग रहा है, अब एम्प्लॉय को लग रहा है कि यार आज कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है, 1000 है, और ये एक्सरसाइज प्राइस कितना बोल रहे हैं, 800, और 5 साल की क्या है, वेस्टिंग कंडीशन है। तो 5 साल बाद तो कम, मतलब 5 साल तक तो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी ना, हमने अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया है, नाम है कंपनी का, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, प्रॉफिट भी आ ही रहे हैं, है ना, सारी चीजें अच्छी चल रही, कंपनी के पास प्रोजेक्ट भी है, फ्यूचर प्लान भी है ना, ग्रोथ के ट्रैक पे है कंपनी, सारी चीजें अच्छी है, तो एक्सपेक्टेशन है, हमने ना क्या निकाल ली, शेयर की वैल्यू निकाल ली, थियोरेटिकल वैल्यू निकाल ली। वो उसके टेक्निक्स होती है कि शेयर का प्राइस थियोरेटिकली कितना होगा, कैलकुलेशन करके कि कितना हो सकता है, कि अगर कंपनी का ये ग्रोथ चल रही है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, या कंपनी इतना डिविडेंड देती है, तो उसके बेसिस पे शेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली जा सकती है। वो हमने निकाली, कितना बेटा, 4000। कितना है बेटा, 5 साल तक अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मेरे को 4000 का माल कितने में मिलेगा, 800 में। कितने में मिलेगा, 800 में। मेरे को पर शेयर कितना फायदा होएगा, 3200 का। कितने का फायदा होएगा, जो सैलरी मिलेगी मेरे को वो तो मिलेगी, लेकिन मेरे को पर शेयर कितने का फायदा होने वाला है, 3200 का क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। बिकॉज 800 तो मैं पे कर दूंगा, 4000 का माल मेरे को 800 में मिलेगा, तो 3200 का मेरे को फायदा होने वाला है, ठीक है ना। 1000 शेयर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मैं इस कंपनी में 5 साल तक रुक जाता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ, 32 लाख हो जाएगा, 32 lakhs। बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, अभी फाउंडेशन लगेगी इसको, रुकना रुकना, इसको मजा लगेगा या सजा लगेगा, वाई 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 मजा, जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, 32 लाख का एक एक्सपेक्टेड फायदा मिलने वाला है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या रहेगा। मैं जरूरी नहीं है कि ये 4000 रहे, मे भी ऐसा भी हो सकता है, कंपनी अगर गोइंग कंसर्न खतरे में जाए तो शेयर का प्राइस 500 भी रह सकता है ना, वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। बताओ एम्प्लॉय मोटिवेट होगा या नहीं होगा, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय को फाइनेंशियली कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। और भैया ये फाइनेंशियल क्यों है, इसने इसे आपने मॉनेटरी इंसेंटिव में काहे लिया है, बिकॉज इसको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, ये किया तो है मैंने आपके सामने, 32 lakhs कैसे नेट नेट क्या दिख रहा है, फायदा दिख रहा है। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे से इतना फायदा दिख रहा है, रुक के चलेगा नहीं रुक के चलेगा। लेट सपोज इसके साथ 4.5 साल में ऐसा हो गया कि अब नहीं रुका जा रहा है यहाँ पे, 4.5 साल में, 4 साल में फिर भी खींचेगा ना इन चीजों को, बस 6 महीने और, बस 6 महीने और रुक ले, फिर निकल लिए तू अपना फायदा लेकर के। लेकिन लेट सपोज उस टाइम पे कंपनी का कोई क्रूशियल प्रोजेक्ट चल रहा हो, है ना, छोड़ के नहीं भागेगा, है ना, 2 3 4 5 महीने की वजह से कुछ एक्सट्रीम भी इसके साथ हो रहा होगा। अगर ये चीज ना, ये मोटिवेशन ना होता इसके पास इस चीज का कि इसको 32 लाख रुपए का फायदा मिलने वाला है कंपनी के स्टॉक से, ठीक है ना, तो ये कुछ देखता है कि 6 महीने, या अगर 1 महीना है, 15 दिन बचे हैं अभी, तो 15 दिन पहले, मतलब ऐसे 5 साल होने में 15 दिन भी बचे हैं ना, तो भी छोड़ के भाग जाता, हाँ बोलो ना, वैसा। तो ताकि हमारा लेबर टर्नओवर ना बढ़े, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको केस स्टडी की फॉर्म में, कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव बता दो जो एम्प्लॉय के टर्नओवर को क्या करेगा, डायरेक्टली रोक के रख, मतलब उसमें साथ में कुछ और वर्ड भी देगा वो, ऐसे तो सारे ही रोक के चलेंगे, है ना, लेकिन वो बोलेगा कि जहाँ पे हम एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सकते हैं, और साथ में ही हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करता है, जिससे हमारी स्टाफिंग वगैरह की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या बोल के चलेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है ना।
आपने सुना है कभी पहले कॉन्सेप्ट कभी आपके बड़े भाई बहन से कि भाई वो किसी, मैंने बताया था, मेरे से अलग कहीं पे सुना है आपने? सुना है आपने? अकाउंट्स, अकाउंट्स में बताया था कि ऐसे एम्प्लॉइज को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा ये तो मैंने बताया बच्चों जहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कुछ ना कुछ है, समझ में आ रही है? अगेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जिनके पास एक्सेस फंड्स होते हैं, जो रिच कंपनी होती है ना, वो चाहे तो ये एक्सरसाइज प्राइस को नील भी कर सकती है। क्या भी कर सकती है? नमन भैया नील करने से क्या होगा, आप बता दो ना मेरे को, बताओ ना, नील करने से क्या होगा? अगर ये एक्सरसाइज प्राइस को नील कर दिया तो उस केस में मतलब क्या होने वाला है? जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज प्राइस कितना रखा, 800 रखा ना, अमीर कंपनी, अमीर कंपनी इसको नील भी कर सकती है। अब बताओ व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? सारे के सारे फ्री में? अच्छा कोई छोड़ेगा क्या? फ्री का माल कोई छोड़ेगा क्या? अभी इस बार ही उसको फायदा कि अगर एक्सरसाइज प्राइस बेटा यहाँ पे नील हो जाए 800 की बजाय और मार्केट प्राइस वो 4000 रह जाए तो कितना फायदा होने वाला है? वेरी गुड, 40 lakhs का क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। अगेन ऐसा जो एक्सरसाइज प्राइस नील होता है ना बेटा, जो नील होता है, इस केस मतलब ये कौन सी कंपनीज करती होगी? जो कंपनी गरीब होगी, जो अमीर कंपनी होगी? वेरी गुड, जो छोटी कंपनी होगी या बड़ी कंपनी होगी? जिनके पास फंड्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? जिनके पास ग्रोथ प्लान कम होंगे या ज्यादा होंगे? है ना, जो अपने एम्प्लॉयज की ज्यादा केयर करती होगी, कम केयर करती होगी? ज्यादा केयर करती है। बात समझ में आ रही है ना? वो तो आपकी दरिया दिली है, आप फ्री में दे दो। मतलब नील होने का मतलब, एक्सरसाइज प्राइस नील होने का मतलब यही तो है कि फ्री में दे दिया आपने। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। वेस्टिंग कंडीशन जितनी भी है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वट एवर। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये तो है बेटा रोकने के लिए। क्या करने के लिए? कई बार ये जो ईसॉप्स होते हैं ना, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी होते हैं। कैसे होते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे होते हैं नमन भैया? कंपनी ऐसी कंडीशन लगा देती है, अगर हमारा ईपीएस, अगर हमारा ईपीएस अगले 2 सालों में या अगले 1 साल में या अगले 3, 5 वट एवर द ईयर में विल बी, ठीक है ना, वो कितने भी सालों में, ये जैसे मैं 2 साल मान लेता हूँ कि अगर 2 साल में हमारा ईपीएस जो है ना, अगर 50% से ग्रो हो गया, कितने परसेंट से ग्रो हो गया, तो आपको मिलेंगे नमन भैया ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। मतलब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? कंपनी को जितना भी प्रॉफिट आया है टोटल, है ना, सब कुछ घटा घटू के, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा बहुत डिटेल में, सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे, टेक्निकल है थोड़ा। कंपनी को सब कुछ देने दो आने के बाद जो क्या बचा? प्रॉफिट बचा। किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए? इक्विटी, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करने के बाद। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद भी बेसिकली इसे बोलते हैं ईएई। क्या बोलते हैं? ईएई बोले तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ईएई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, ईएई। ईएई को बेटा किससे डिवाइड कर दो? बोलो ना। वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ शेयर से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर। बहुत सिंपल है यार बेटा। हमारे पास 1000 रुपए बचे हुए हैं सब कुछ देने दो आने के बाद। इक्विटी वालों को सबसे ज्यादा रिस्क होता है ना, बिकॉज उन्हें सबसे बाद में ही मिलता है। तो सब कुछ देने दो आने के बाद हमें कितना, हमारे पास कितना बचा? कंपनी के पास 1000, उसे बोल रहे हैं हम ईएई। क्या बोल रहे हैं? ईएई। और हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना बेटा वो 100 है। कितने हैं? 100। जल्दी से बोलो कितने हैं? 100 है। 1000 हमारे पास बचे हुए कितने? प्रॉफिट के तौर पे। और वो बटने कितने लोगों के बीच में? 100 लोगों के बीच में। एक के हिस्से में कितना आएगा? कैसे निकाला आपने? 1000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो 1000 मेरे एग्जांपल में क्या था? ईएई। और कि जो 100 है वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपने ईएई को किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ शेयर से। तो इसका मतलब ये हो ना, एक इंसान के मतलब एक शेयर के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है? 10 रुपए आ रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब बेटा अगर मेरे पास 10 शेयर है, कितने शेयर है तो बताना मेरे को कितने मिलेंगे? वेरी गुड, उसे कितने, जितने नंबर ऑफ शेयर मैंने होल्ड करके रखे उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मेरे हिस्से की अर्निंग आ रही है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत टेक्निकल है, मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो बेटा समझ के चलो, बहुत डिटेल में हमें सेकंड पार्ट में करना है। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमन भैया पता नहीं क्या चल रहा है, अजीब से एकदम से मैनेजमेंट चल रहा था और एकदम से पता नहीं कहाँ पे हमें बहुत टेक्निकली लाके खड़ा कर दिया।
ठीक है ना? हालाँकि इतना ज़रूरत नहीं है बताने की, ठीक है ना? मैं इसको नॉर्मली भी समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें काम कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या नमन भैया ईपीएस को ही लेके हो सकती है? ना, एमपीएस को लेके भी हो सकती है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। नमन भैया एमपीएस, हाँ, बेटा कि कंपनी ने ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया जिससे कि हमारे शेयर का प्राइस क्या होएगा? बढ़ेगा, तो उस केस में हम आपको क्या देने वाले हैं? एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान आपके लिए अनाउंस कर दे रहे हैं, वो तब देंगे। और किसी बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब इसका और भी एग्जांपल हो सकता है परफॉर्मेंस का। हाँ, सिंपल हो सकता है ना, प्रॉफिट, कि हमारे प्रॉफिट इतने परसेंट से बढ़ा दो, ईपीएस एमपीएस पे मत जाओ, वो तो बात की बात है। प्रॉफिट बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो? प्रॉफिट बढ़ा दो, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि लगातार अगर आपने हर साल 20-20% से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज किए कंसिस्टेंटली, तो आपको मिलेगा। तो बड़ी सारी कंडीशन हो सकती है अलग अलग टाइप से, परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती है, टाइम की रिगार्डिंग भी हो सकती है, जिसको मैं वेस्टिंग कंडीशन बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। वो थोड़ा सा उनका सबका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आ जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज है। और बड़ी-बड़ी कंपनी तो अनाउंस करके चलती है, और ये पता है ये ओवरऑल पेरोल का पार्ट होता है आपकी, किसके पार्ट होता है? पेरोल का, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसकी सिस्टर गूगल में है, तो उनका अराउंड 50 और 50 लाख का पैकेज है उनका, ठीक है ना? 50 और 50 लाख, 55 लाख समथिंग अराउंड का पैकेज है। तो उसमें क्या है ना कि उनको, लेकिन उनको लगभग-लगभग इन हैंड मिलते हैं 35 के आसपास। 30 और 35 के आसपास समथिंग अराउंड। तो बाकी पैसा भैया इतना कहाँ चला गया? 20-25 लाख रुपए कहाँ चले गए? अरे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है ना? वो सब उधर काउंट हो जाता है। और बाकी एक मेजर जो चंक है, लगभग लगभग 8-10 लाख रुपए के करीब, तो वो उसका मतलब जो स्टॉक ऑप्शन है ना, जो स्टॉक ऑप्शन अनाउंस है, वो हर साल उसके पैसे कट जाते हैं। कि अगर आप ऐसे है ना कि जैसे 5 साल तक रुक के चलोगे, तो जो एक्सरसाइज प्राइस है, कई बार ऐसा होता है ना कि एट द लास्ट उस एम्प्लॉय के पास लंप सम में, लंप सम समझते हो आप? इकट्ठा, इकट्ठा इतने पैसे ना हो, अगर एक्सरसाइज प्राइस होगा, एक्सरसाइज प्राइस जैसे 800 रुपए है, ठीक है ना? और उस बंदे को लेट सपोज शेयर मिल रहे, 10,000 शेयर मिल रहे, कितने मिल रहे? तो लमसम में मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी अमाउंट उसके पास है, एक एक साथ ना हो। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, हर साल उनकी सैलरी में से क्या करती रहती है, डिडक्ट करती रहती है, ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। 5 साल बाद बस आपको ये मिले, अरे वाह, मजा आ गया यार, इतना पैसा एकदम। तुम सोचो ना, किसी बंदे को 1000 शेयर मिले, है ना? और उसका पैसा कटता गया, तब तो वो चला ही रहा था काम अपना अच्छे से, लेकिन एट द लास्ट, है ना, 1000 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4000 में मल्टीप्लाई करके जो बेनिफिट मिलने वाला 5 साल बाद, बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है ना? तो हाँ जी, इसमें पर्क्स में हाँ आ सकती है, ये हमारा डिस्कशन हो ही गया है, शायद तुमने पूछा था, ठीक है ना? वैसे तो जो क्रेच फैसिलिटी होती है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशल ऑब्जेक्टिव का। वो किस एंगल से? बिकॉज़ जो हमारे एम्प्लॉइज़ है, वो सोसाइटी का पार्ट है, और हम उनको तो दे नहीं रहे, उनके बच्चों के लिए दे रहे हो फैसिलिटी। लेकिन सिंपल सी बात है कि कोई बंदा हमारे यहाँ पे आ रहा है, हम उसे क्रेच फैसिलिटी दे इसलिए रहे हैं बिकॉज़ वो हमारा एम्प्लॉयी है। मतलब उसके बच्चों को दे रहे हैं जो फैसिलिटी, वो इसलिए दे रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयी है। तो वो उसमें भी आ सकता है, तो पर्क्स में भी उसे काउंट करके चल सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली देखोगे तो आप, प्रैक्टिकली तो दोनों है ना? वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सोशल में भी आएगा। इधर जब वो पर्सनल में आ गया, तो इधर वो किस में काउंट हो जाएगा? पर पर्क्स में काउंट हो जाएगा। जब वो उधर हमने किस में काउंट कर लिया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में काउंट कर लिया, तो इधर पर्क्स में आ जाएगा। हालांकि हमने उसे पढ़ा किस में था? सोशल में पढ़ा था, है ना? अब वो क्या है, थोड़ा बुक के हिसाब से उन्होंने वो बोला कि बिकॉज एम्प्लॉयज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि उसे किस में काउंट करके चलेंगे हम? सोशल। अदरवाइज प्रैक्टिकली तो वो हम क्रेच फैसिलिटी ऐसे कोई ना, किसी को भी चलते चल, ओ तो अपना बच्चा भेजना, हम उसे संभाल लेंगे, ऐसे कोई ना होगा। हमारे एम्प्लॉयज है, दैट्स वाई उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, क्रेच फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकली तो वो पक्ष का ही पार्ट होगा, ठीक है ना? लेकिन बुकिश नॉलेज के हिसाब से उन्होंने सोशल में बोला है। उसका भी एक रीजन है, वो उनकी बात भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो दूसरा एंगल, बिकॉज हम उन्हें दे ही इसलिए रहे हैं, वो हमारे एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई ना होते तो हम उन्हें क्रैच फैसिलिटी उनके बच्चों को प्रोवाइड ही ना करा रहे होते, ठीक है ना? तो वो उसका भी पार्ट है प्रैक्टिकली तो। खैर, बच्चों शायद मैंने आपको
थोड़ा बहुत जितना भी बताया, लेकिन आपको इस लायक तो बना दिया कि अगर आप मैं मना भी कर दूं ना कि मैं नहीं पढ़ा रहा, हालांकि मैं करूंगा नहीं, मतलब वो अंदर से है तो बताऊंगा तो हुई, लेकिन एक बार आपको इतना बताने के बाद एक बार जस्ट ये जरूर चेक करना चाहूंगा कि अगर आप भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ता इसमें से, तो आपको ये क्या लिखा हुआ है, 2-3 बुलेट, एक एग्जांपल और 2 बुलेट, बहुत कम लिखा है इसके बारे में यार, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, मतलब पूरा एक इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इसकी अकाउंटिंग पूरा होता है, वहां पे समझाते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, एक और होता है ईएसपीपी भी होता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, मैं बता नहीं रहा हूँ बहुत ज्यादा, अदरवाइज निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में है, यहाँ पे तो 2 ही बुलेट लिखे इसके बारे में, एक और पढ़ के देखना क्या लिखा है, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। और सुनो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, एम्प्लॉय के ऊपर ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि तेरे को लेने ही लेने हैं, तू चाहे तो, हमने तो दिया बेटा, ऑप्शन है ये, सुनो ना, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, इधर देखना, एम्प्लॉय क्या देती है, ऑप्शन देती है कि हम तेरे को ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तू ले या ना ले, वो तेरी कॉल है, समझ में आ रही है ना। लेट सपोज जैसे हमने 800 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस रखा, उसके पास हमने बीच बीच में भी डिडक्ट नहीं कर रहे उसकी सैलरी में से, है ना, एट लास्ट उसके पास लमसम में पैसा था नहीं, तो वो छोड़ सकता है, छोड़ दे, अपना ही नुकसान कर रहा है ना। हाँ बोलो ना, हमने तो ऑप्शन दिया, लेना ना लेना तेरी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, कंपनी बोलेगा इसे चाटा मार के इसके, लेना पड़ेगा देखो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेना चाहे तो ले ले, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, हमारी तरफ से जस्ट एक ऑप्शन है, वापस से पढ़ो। पहले वाला बुलेट समझ में है। अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयज आर गिवन द ऑप्शन, इस स्कीम में एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है टू परचेज शेयर्स, कि वो क्या परचेज कर ले, ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस लेस देन द, ऐसा क्यों बोला एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस, अगर वो कम में देंगे फिर तो बाहर से भी परचेज कर लेगा ना, अपना पोर्टल खोलेगा, जिस भी वो ब्रोकर के थ्रू करता है, अपने स्टॉक से करता है, जीरोधा से करता है या एंजल वन से करता है, अपना वो खोलेगा, पोर्टल खोलेगा, उधर से अगर मार्केट प्राइस पे बाय करने हैं तो जब चाहेगा तब बाय कर लेगा ना, मार्केट, इधर रुकने का लालच क्या है कि मार्केट प्राइस से कम पे मिल रहा है। अच्छा, जो रिच वैल्यूएशन वाली कंपनी होती है, जो अमीर कंपनी होती है, जिनके पास एक्सेस फंड्स होते हैं, वो इस प्राइस को क्या भी कर सकते हैं, डील भी कर सकते हैं, वो उनकी कॉल है भाई, उनकी दरिया दिली है, उनके पास अच्छा पैसा है, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप, अभी एम्प्लॉय को ऐसा फील नहीं होगा कि मैं एम्प्लॉय हूं, बिकॉज यू नो वेरी वेल शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो उसे क्या लगेगा, अरे भाई मैं मालिक हूँ, ठीक है ना, मैं अच्छे से काम करूंगा तो इनफैक्ट सुनो, अच्छा देखो, 5 साल तक काम रुक के तो रहेगा, लेकिन काम भी अच्छे से करेगा, क्यों करेगा, काम अच्छे से इसलिए करेगा बिकॉज उसे पता है कि मेरे को शेयर मिलने वाले हैं, और वो शेयर का प्राइस मूव करेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट आएंगे, तो मैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करूंगा, ताकि वो आज के टाइम पे मैंने कैलकुलेट किया कि 4,000 का प्राइस होना चाहिए उस टाइम पे कंपनी का, है ना, लेकिन हम अपने एफर्ट ऐसे डालेंगे कि वो 4,000 की तो थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है, प्रैक्टिकली उससे हम अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा आने चाहिए, तो ये एम्प्लॉय इस तरीके से काम करेंगे ना, हम तो चाहेंगे कि जो कंपनी के शेयर का प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा, है ना, बात समझ में आ रही है। 4,000 क्यों, 5,000 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, वो तो ऐसे काम करेंगे ना सोच करके, है ना, वो मार्केट बताएगी कि क्या प्राइस रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन ये 5 साल तक तो अच्छे से काम करेंगे ना, तो वो चीज है। तो इससे ओनरशिप की फीलिंग आएगी, इंसान वहां पे नौकर बन के नहीं मालिक बन के काम करेगा, एंड इट मोटिवेट्स देम टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। For example, Infosys offers the scheme of ESOPs, employee stock option plan to their employees. ऐसे जस्ट एक एग्जांपल है, अधिकतर आईटी कंपनीज जो खासकर जो ठीक ठाक लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें तो मिलती है स्कीम, ठीक है ना, बिकॉज उनका जाना कंपनी से जल्दी जल्दी जाना अच्छी बात नहीं होती, कंपनी उन्हें रोक के रखना चाहती है। क्या, अच्छा तो वो कैलकुलेशन कर रहा है नेट करके कि इतना पैसा चला गया, इतना आया, हाँ वो कर सकते हैं, वो नेट कर सकते हैं कैलकुलेशन, उसमें वो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, वो अलग चीज है ना। फिलहाल मेरा मतलब था यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि नेट उसके पास से कितना पैसा गया, कि नेट कितना आया, वगैरह करके, ठीक है।
अच्छा, तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? को पार्टनरशिप बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं, और इस स्कीम का नाम होता है ईसॉप, है ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सिंपल, बहुत आसान, पहले भी पता है आपको। ये क्या होता है कि इसमें हम अपने एम्प्लॉय को इस तरीके के बेनिफिट देते हैं जहां पे वो काम तो आज कर रहा है, लेकिन उसको बेनिफिट जो मिलेंगे, जो उसको पे मिलेगा, वो सुपर एनुएशन के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? सुपर एनुएशन सुना वैसा लग रहा है बट हाँ, 60 के बाद, जिसको नॉर्मल तौर पे क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है? सुपर एनुएशन। तो ये सुपर एनुएशन बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी बुक में लिखा है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वैसे ही पढ़ लो इसे, है ना? तो इसमें क्या होएगा? काम तो आज कर रहा है, तो उसको पीएफ मिलेगा उस टाइम पे। नमन भैया क्या मोटिवेशन है पीएफ का? पीएफ तो हमारी सैलरी में से ही कटता है बेटा, केवल हमारी सैलरी में से नहीं कटता, जितना कॉन्ट्री हम करते हैं ना, उतना ही कॉन्ट्री कौन भी करता है? एम्प्लॉयर भी करता है ना? हमारा कॉन्ट्री प्लस एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, और दोनों मिला करके एक सेपरेट अकाउंट में क्या होता रहता है? वो इकट्ठा होता रहता है, साथ में उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और इंटरेस्ट भी कम नहीं होता, 3-4% नहीं होता, 8%, 7-8% के अकॉर्डिंग उसमें क्या रहता है? इंटरेस्ट रहता है। तो एक लमसम अमाउंट बाद में मिलती है, तो उसे लगता है कि हाँ भाई मेरी जिंदगी अच्छे से चल जाएगी। जस्ट यही नहीं मिलता, और भी मिलते हैं। और भी बेनिफिट कैसे होते हैं? जैसे कोई पेंशन टाइप की हो गई, हालांकि मतलब आज के टाइम में बहुत कम है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन एक फिर भी मैं एग्जांपल के, हाँ, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ ये। ठीक है, पेंशन। और क्या होता है नमन भैया? ग्रेचुटी हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्रेचुटी की खास बात ये होती है, ये जरूरी नहीं है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिले, इससे पहले भी मिल जाएगी। कब मिलती है भैया ये? जब आप कॉन्टिन्यूसली किसी ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल तक सर्व करते हो, ठीक है ना, तब मिलती है। देखो अब जैसे मैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मेरी सिस्टर को कल ही, आज क्या तारीख है? 16 है ना? अच्छा, कल नहीं, कल होंगे। इनफी में 3 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। लेकिन उसने डिसीजन लिया कि उसे उसको वहां पे ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रही उतना ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग जितना उसका कैलिबर है उसको उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही, तो वो स्विच कर रही है वहां से। क्या कर रही है? स्विच कर रही है। अब ग्रेचुटी मिलती है कब? ग्रेचुटी कब मिलती है? कि जब कॉन्टिन्यूसली आपने कितने साल तक क्या किया हो? सर्व किया हो। ठीक है ना? तो अभी उसका जितना पीएफ वगैरह का पैसा था, वो तो अभी जैसे कल उसने रिजाइन की कर दिया, तो क्या हुआ? उसको पीएफ वगैरह का तो उसको पैसा दिख रहा है कि कितना कितना उसका अकाउंट में उसका डिपॉजिटेड है, लेकिन ग्रेचुटी के सामने आ रहा था एनए। एनए बोले तो नॉट एप्लीकेबल। क्यों आ रहा है ऐसा एनए? बिकॉज उसको 5 साल अभी सर्व करते नहीं हुए। कितने साल हुए? 3 साल हुए। और ग्रेचुटी कब एप्लीकेबल होगी? जब 5 साल हो जाएंगे। ठीक है ना? नमन भैया इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन, इसका वैसे तो ग्रेचुटी का पूरा एक्ट है अपना, लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है ना, उसकी एक मतलब परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन की कॉल होती है, वो कितना परसेंटेज देंगे उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। उसकी एक मिनिमम लिमिट भी होती है, वो एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है ना? कंपनी उसके ऊपर दे सकती है, कम नहीं दे सकती उससे। तो उस पर वो अप्लाई करके वो एम्प्लॉय को क्या देते हैं? ग्रेचुटी। ये क्यों दी जाती है? बिकॉज आपने हमें आज तक कोई किसका होता है क्या इतना, लोगों का पेशेंस इतना कम है कि 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखते, उसे भी स्क्रॉल करते हैं। तो 5 साल के रुकना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 साल तक काम करना कोई छोटी बात कोई ना है। ठीक है ना? तो दैट्स वाई, बिकॉज आपने अपनी जिंदगी लगाई, आपने अपनी जिंदगी का प्रेशियस टाइम हमारे लिए 5 साल अलॉट किया, दैट्स वाई हम आपको अपनी खुशी से क्या दे रहे हैं? लॉ की भी लीगल कंप्लायंस भी है ये, है ना? लॉ की रिक्वायरमेंट भी है, हम भी अपनी खुशी से दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपने हमारे यहाँ पे 5 साल काम किया है। तो खुशी से जो हम एक अमाउंट दे रहे हैं आपको, उसे बोलते हैं ग्रेचुटी। क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी। तो इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं बच्चों। ये भी क्या करती है? मोटिवेट करती है। और इनकी खास बात ये है कि इनमें से जैसे पीएफ वगैरह है, बाकी दूसरे बेनिफिट्स है ना? इसे थोड़ा साइड करोगे ग्रेचुटी का, तो बाकी जो बेनिफिट है वो मिलेंगे तो कब? रिटायरमेंट के बाद, एक्चुअल में सुपर एनुएशन के बाद। लेकिन इंसान मोटिवेट आज ही हो जाएगा, है ना? उसे ये सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी ना कि हाँ यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे जॉब के बाद भी मेरा क्या रखेंगे? ख्याल रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बोलो ना। उसमें भी अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, मतलब वो तो खैर अदरवाइज है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ऐसा रहता है कि आप
जो पीएफ वगैरह निकाल सकते हो उसमें आपको पहले ही बताना होता है कि आप कैसे लमसम में निकाल लोगे, इकट्ठा निकालोगे, या पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में निकालोगे। ऐसा ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? ऐसा ऑप्शन कई बार ऐसा होता है, नहीं नहीं, कंपनी को एक बार प्रॉफिट नहीं है, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ फैमिली वाले होते हैं जिनकी नज़र उसके पीएफ पे होगी, है ना, तो वो इंतजार कर रहे होंगे कि ये कब बुढ़ा रिटायर हो। हाँ बोलो ना, कि जैसे 60 का हुआ, उधर से सारा पीएफ विड्रॉल मारा, और इसे तू भाई तू निकल ले बस, तू पतला हो ले अब, ठीक है ना, इधर अनाथ आश्रम में या कहीं पे भी, वृद्धाश्रम में कहीं पे भी निकल ले तू, अब हमारा कोई नहीं है। तो ऐसे कंपनी कई बार क्या करती है, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये इस तरह का रहता है कि आपको सीधा आप एक लमसम में अमाउंट नहीं निकाल सकते, है ना, आपको पार्ट पार्ट में की, और मैक्सिमम उसमें कैप भी लगा सकते हो आपकी 10,000 निकालना है आपको, मतलब ऐसा है ना कि महीने का तुम्हारा 10,000 का खर्चा है, तो तुम उतना इतना निकाल पाओगे। अब क्या है कि दूसरा कोई फैमिली मेंबर उसे परेशान नहीं कर पाएगा, मतलब उसके उसके पैसों के ऊपर कोई बुरी नजर नहीं होगी कि भाई इसका पैसा निकालेंगे, उसे धक्का देंगे इधर से, क्योंकि निकल नहीं सकता पूरा पैसा एक साथ, 10,000 करके, 15,000 करके निकलेंगे। खैर, कह रहे हैं कि सम कंपनीज ऑफर वेरियस रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कई सारी कंपनी क्या करती है, बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट क्या करती है, ऑफर करती है, सच एज प्रोविडेंट फंड, ये तो मैंडेटरी होता है, पेंशन एंड ग्रेचुटी। पेंशन आज के टाइम पे ऑप्शनल है, ग्रेचुटी मैंने पहले बता दिया आपको कि पहले ही मिल जाती है, ठीक है ना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ताकि क्या मिल सके आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके टू एम्प्लॉइज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। किसके बाद? रिटायरमेंट के बाद। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव, ये किसका काम करेगा? इंसेंटिव का काम करेगा व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिलेंगे बाद में, लेकिन इंसेंटिव का काम आज करेगा जब आप किस में हो, सर्विस में हो, ठीक है ना। सच इंसेंटिव हेल्प इन सेटिस्फाइंग द सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इस तरह के जो इंसेंटिव होते हैं ना, ये इंसान की या एम्प्लॉय की कौन सी नीड को सेटिस्फाई करते हैं बच्चों? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है ना। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। क्या पूछा जा सकता है कि एक ऐसा इंसेंटिव बताओ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में काम में आता है या फुलफिल करता है एम्प्लॉय की, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मुझे बताओ, अभी आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव पूरे समझ में आए क्या? हाँ जी, पूरे समझ में आ गए ना। इतना ही रखे आज। कल क्या पढ़ने वाले हम? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। लेकिन इतना तो सुन के जाओ कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इनको नॉन फाइनेंशियल बोल रहे हैं, नॉन मॉनेटरी बोल रहे हैं। कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज इतने करते। आई होप आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ तो ऐड ऑन हुआ हो, कुछ तो नया सीखने मिला हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल।